प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करेंगे और एक एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो बेटा कंसीडर करते हैं जी, हमारे पास एक वेव है इस तरीके से, इसे आप वेव 1 का नाम दे सकते हैं, दिस इज वेव 1। और इसी तरह से इक्वल फ्रीक्वेंसी और फेज की एक दूसरी वेव है जी हमारे पास, लेट्स से वो वेव कुछ इस तरीके से है, दिस इज आर वेव 2। अगर ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज कर जाएं तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा कि जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट था दिस इज y1 और इसी तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट था दिस इज y2। जब ये दोनों सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जिसे मैं लिख सकता हूं y, वो होगा y1 प्लस y2। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। अब यहां पर आपने देखा कि दो वेव्स जब आपस में सुपरपोज करती हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं इसे, दिस इज द एम्पलीट्यूड, उन दोनों के एम्पलीट्यूड या उन दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो ऐड हो जाए। तो हमारे पास एक बड़े एम्पलीट्यूड की या ज्यादा एम्पलीट्यूड की एक वेव आ जाएगी। इसी तरह से बेटा ये भी पॉसिबल है कि दो वेव्स सुपरपोज करें और उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो बजाय ऐड होने के क्या हो जाए, सबट्रैक्ट हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस तरीके से पॉसिबल है, सपोज कीजिए बेटा एक वेव ये है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसे सपोज कर लेते हैं y1 और इसे मैं कहूंगा दिस इज आर वेव 1। और इसी तरह से एक और वेव है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन अब जो उसका फेज है वो पहले वाली से डिफरेंट है। इसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स है, सॉरी लेट्स से डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है और दिस इज आर वेव 2, दिस इज आर सेकंड वेव। जब ये दोनों वेव्स जो कि फेज में ऑपोजिट है एक दूसरे से सुपरपोज करेंगी तो सुपरपोज करने के बाद एक रिजल्टेंट वेव आएगी, लेकिन मैं आपको सुपरपोज होते हुए दिखा दूं कि असल में होगा क्या। ये दोनों वेव्स कुछ इस तरीके से सुपरपोज करेंगी। अब जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है आप उसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 और ये आपके पास अगर ये दोनों इक्वल हों तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा जो रिजल्टेंट वेव होगी आपकी वो इस तरीके से आ जाएगी, यानी रिजल्टेंट वेव आपको शो नहीं होगी। इसे बेसिकली कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 में जहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इन एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पर वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के 3 इंटरेस्टिंग फिनोमिना है हमारे पास, उन पे आप लोगों ने फोकस करना है। जिसमें से नंबर 1 एक ये है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, f फॉर फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन अब बेटा बात समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर हमारे पास दो वेव्स हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों वेव्स क्या कर रही हो, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो जब वो सुपरपोज करेंगी तो जो फिनोमिना हमारे पास आएगा हम उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस की कंडीशन है। इंटरफेरेंस कब होगी, इसके लिए जरूरी बात क्या है? इंटरफेरेंस के लिए जरूरी बात यह है कि कम से कम दो वेव्स हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो,
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो विद इन ए मीडियम, तो जब दोनों सुपरपोज करेंगी तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्ट आएगा हम उसे इंटरफेरेंस कहेंगे। इसी तरह सेकंड जो इसका रिजल्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वो ये है जी, टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज slightly different frequencies traveling in same direction तो जब ये सुपरपोज करेंगे तो अब जो रिजल्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो इंटरफेरेंस नहीं होगा, that will be beats। और ये अभी हम इसे लेटर ऑन डिटेल में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दो अभी तक हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, इंटरफेरेंस, टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, बीट्स, एंड नंबर 3 इज टू वेव्स ऑफ same frequencies traveling in opposite direction तो जब ये सुपरपोज करेंगी they will give rise to stationary waves। लेटर ऑन हम बीट्स के बाद स्टेशनरी वेव्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है कि इस टॉपिक में आपकी टेक्स्ट बुक की रीडिंग इन्वॉल्व है। एज सच प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कोई एमसीक्यू नहीं बनता। हाँ, इसके जो डिफरेंट फिनोमिना है, इसके जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, लाइक इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स, यहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल बीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीट का टॉपिक, और स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बीट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरा अच्छे तरीके से इसकी बेसिक्स को और इसके क्वेश्चंस को और तमाम जितने भी डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, ट्रिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो अच्छे से नोट कीजिएगा। अच्छा बेटा, बीट्स को अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक केस कंसिडर किया था, ठीक है। और वो जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो सुपरपोज करें तो बीट्स पैदा होती हैं। ये बीट्स की डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे इस चीज को समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लास्ट पे जो उसने 3 पॉइंट्स बताए हैं, बेसिकली वो डेफिनेशन है। बेटा वो डेफिनेशन नहीं है, वो कंडीशन है। बीट्स के पैदा होने की जो कंडीशन है वो अब मैं लिखने जा रहा हूं। What is the condition to have beats? तो कंडीशन ये है, टू वेव्स ऑफ slightly different frequencies traveling in same direction जब वो सुपरपोज करती है ना बेटा, टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो सुपरपोज करती हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं बीट्स। अब याद रखिएगा बच्चों, ये बेसिकली हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस की है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है इसकी? व्हाट आर बीट्स। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि बीट्स क्या होती हैं, आप बीट्स के बारे में डिफरेंट चीजें लर्न नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि बीट्स होती क्या है। आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीरियोडिक
rise and fall in the intensity of sound waves. ये सिंपल साउंड कह सकते हैं. तो व्हाट आर बीट्स? पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. यानी कि पीरियोडिकली जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो आइए बेटा हम इसे समझते हैं एक डायग्राम की मदद से. ये जो डायग्राम दिखाई हुई है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी बनी हुई है. तो लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है. हमने उस ट्यूनिंग फोक को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हिट किया तो उसकी जो प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. ट्यूनिंग फोक बेसिकली इस तरह का होता है. इसकी ये दो प्रोंग्स होती हैं और ये इसका एक हैंडल होता है. तो जब आप इसकी दो प्रोंग्स को किसी सरफेस के साथ हिट करते हैं तो ये जो दोनों प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं इस तरीके से, ऐसे. जब ये वाइब्रेट करेंगी तो ये साउंड वेव्स पैदा करेंगे. एंड यू नो दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा. इसी तरह से यहां पर भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा. तो सपोज करते हैं बेटा ये जो पहला ट्यूनिंग फोक हम लोगों ने साउंड किया इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी लेट्स सपोज दैट ये 32 हर्ट्ज थी. ठीक है. एक और ट्यूनिंग फोक लिया. अब या तो सेम ट्यूनिंग फोक ले लें, उसकी प्रोंग्स को आप वैक्स कर दें, मतलब उसकी प्रोंग्स को हैवी बना दें. लेटर ऑन अभी मैं डिस्कस करूंगा कि वैक्स करने का क्या इफेक्ट होता है. तो यहां से मैं दो तरीकों से बात डिस्कस कर सकता हूं. मैं दूसरा ट्यूनिंग फोक भी ले सकता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, यानी कि 30 हर्ट्ज हो. या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने इसी तरह का एक और ट्यूनिंग फोक लिया और उसकी प्रोंग्स पे वैक्स लगा दी. तो लेट्स सपोज जो दूसरा ट्यूनिंग ये ए ट्यूनिंग फोक था, इससे जो पैदा होने वाली वेव है सपोज कर ले वो मैंने ये ड्रॉ कर दी. अब एक और ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक बी. ये रहा जी हमारा ट्यूनिंग फोक बी. जब इसे हम लोगों ने साउंड किया तो इसने जो वेव्स पैदा की वो लेट्स सपोज आपको मैंने ये दिखाई हुई है. ये जो बी है ये वो वेव है जो इस ट्यूनिंग फोक से पैदा हुई और इससे पैदा होने वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी लेट्स से वो कितनी है, 30 हर्ट्ज है. तो जब ये दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम मीडियम में जाते हुए सुपरपोज करेंगी तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से ऐसा रिजल्ट आएगा. इस रिजल्ट का मतलब क्या है, ये देखें. कहीं पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वहां पे आपको एक लाउडर साउंड सुनाई देगा, एक लाउडर बीट सुनाई देगी. कहीं पे एम्पलीट्यूड 0 है, ये देखें जरा ये, तो यहां पर आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा. हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा. और ये पैटर्न चाहे आप इधर इस तरफ बढ़ा दीजिए ये रिपीट होता रहेगा, या ये पैटर्न इस तरफ ड्रॉ कीजिए ये रिपीट होता रहेगा. इज दैट क्लियर? अब एक टर्म को समझना है, इफेक्ट ऑफ वैक्सिंग. वैक्स करने का क्या इफेक्ट होता है हम उसे सीखने जा रहे हैं. इफेक्ट ऑफ वैक्सिंग कि जब ट्यूनिंग फोक की प्रोंग्स को हम वैक्स करते हैं तो बेसिकली क्या इफेक्ट होता है. तो सपोज कीजिए बेटा ये एक सिंपल ट्यूनिंग फोक है. जब इसे हम लोगों ने हिट किया था तो इसकी जो प्रोंग्स हैं वो एक सर्टेन वेव प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि वो साउंड वेव्स होंगी लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है जी. और इनकी एक सर्टेन स्पीड है जो कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा से डिटरमिन की जा सकती है. ठीक है. यानी कि ये जो वेव्स हैं इन वेव्स की एक सर्टेन स्पीड होगी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, एक सर्टेन वेवलेंथ होगी जो कि एक ही मीडियम के अंदर रहते हुए कांस्टेंट रहेगी. अब हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहा था वो 258 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज की थी. अब मैंने इसकी प्रोंग्स को वैक्स कर दिया. जब इसकी प्रोंग्स को वैक्स करेंगे लेट्स सपोज ये ट्यूनिंग फोक ये है, मैसिव कर दें आप इसकी प्रोंग्स, हैवी कर दें. मतलब यहां पे इस तरीके से मैंने वैक्स की कोटिंग कर दी.
अब इसकी जो प्रोंग्स हैं वो हैवी हो गई हैं। हैवी होने का मतलब है अब ये पहले जैसे आसानी से वाइब्रेट नहीं कर सकती। तो अब क्या होगा, अब भी साउंड वेव्स पैदा होंगी, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, और स्पीड वही होगी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब इसकी प्रोंग्स को वैक्स कर देंगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और फिजिक्स में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनका रिलेशन इनवर्स होता है। अगर रिलेशन इनवर्स है तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये जो स्पीड है ये चेंज नहीं होगी, स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो अभी बेटा मैंने डिस्क्राइब किया था आपको कि यहां पर एक ट्यूनिंग फोक ए है, एक ट्यूनिंग फोक बी है, या तो बी नया ट्यूनिंग फोक ले लें या ए जैसा ही लें जिसकी 32 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आप उसकी प्रोंग्स को वैक्स कर दे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने आपको वैक्स का इफेक्ट बता दिया कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसी मीडियम में उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब बेटा यहां पे कुछ टर्म्स सीखने वाली है। एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में उसने ग्रीन कलर से हाईलाइट की हुई है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, ये किसके इक्वल होता है, ये फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के इक्वल होता है। इसे मैं यूं भी लिख सकता हूं डेल्टा एफ, और इसे मैं लिख सकता हूं F1 माइनस F2। और अगर F1 में से F2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा जाहिर सी बात है F1 विल बी ग्रेटर देन F2। ये कोई हार्ड एंड फाल्स रूल नहीं है बेटा, आप F2 माइनस F1 भी लिख सकते हैं, फिर F2 ग्रेटर होगी। अच्छा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे समझते हैं कि पता नहीं नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड क्या है। इसके मैं 3 नाम आपको बताने जा रहा हूं, एक तो मैंने डिस्कस कर दिया, इसके अलावा 2 और टर्म्स बताने जा रहा हूं, ठीक है, और वो सेम है। देखें, या तो आप कहें नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, या आप लोग कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, ठीक है जी, इस तरह भी कह सकते हैं। एक ही बात है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कह लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कह लें, या आप बीट फ्रीक्वेंसी कह लें। ये मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स इस वजह से बताई है क्योंकि बेटा क्वेश्चन के अंदर ये तीनों टर्म्स यूज हो सकती हैं। तो अब इस भूल में नहीं रहना कि हमने तो सिर्फ ये पढ़ा था टेक्स्ट बुक में, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स के आगे। वैसे भी एक बात समझिए बेटा, ये नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो आएगा वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी है ना, तो इस वजह से हमने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स या बीट फ्रीक्वेंसी। इन तीनों टर्म्स का मतलब सेम है। ये देखें, ये जो बीट्स पैदा हो रही है ना, इनकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, वो हम ऐसे निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके। अब अगर मैं ऊपर वाली एग्जांपल लूं जो मैंने यहां पे ड्रॉ की हुई है, तो उसके मुताबिक आइए जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 32 माइनस 30, इसका मतलब है ये आ जाएगा 2 हर्ट्ज। अब इसका क्या मतलब है, 1 सेकंड में 2 बार आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा, ठीक है जी, ये मतलब है। यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, कितनी बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही होंगी वो डिफरेंस के बराबर होगा। यानी पर सेकंड जो नंबर ऑफ बीट्स आप लोग सुनेंगे वो 2 होंगी। और बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 से ग्रेटर हो जाए तो आप बीट्स को सेंस नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि आपका कान का जो पर्दा है वो इतनी तेजी से वाइब्रेट नहीं कर सकता कि वो उनमें मतलब यूं समझ लें फर्क कर सके, डिफरेंस कर सके। तो याद रखिएगा, इफ डेल्टा एफ इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, तो आपकी बुक में लिखा है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट्स। तो इस पे क्रॉस लगा देता हूं कि डिफरेंस 10 से ग्रेटर होगा तो आपका जो कान है वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा, 10 हर्ट्ज तक सेंस कर सकता है। अब एक और छोटी सी चीज मैं आपको यहां पे सिखाना चाहता हूं। ये तो मैंने बता दिया कि 1 सेकंड के बाद कितनी नंबर ऑफ बीट्स सुनाई देंगी।
अच्छा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के दरमियान टाइम कितना होगा? ये देखें, ये लाउडर साउंड है ना बेटा, तो इसके दरमियान ये जो टाइम होगा, टाइम का इंटरवल, वो अगर टाइम फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करेंगे? लेट्स से इसके और इसके दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है। तो याद रखिए, इसका मैं बता देता हूं सिंपली, आप अपने नोट्स में लिखिएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाउडर साउंड्स, टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास, सिमिलरली टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमास। ये देखें, एक ये है ना, तो इस जैसा यहां पर आगे भी तो कोई बन रहा होगा ना, वो टाइम सेम होगा। वो टाइम कैसे निकालते हैं? सिंपल, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 ओवर डेल्टा एफ। ठीक है जी, आपको पता है टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इनवर्स होता है, आप इसे यूं लिख दें 1 ओवर f1 माइनस f2। f1 को इस वजह से पहले लिखा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, तो आपने बेटा ये एक और टर्म याद रखनी है। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के दरमियान कितना टाइम है, वो तो हम यहां से निकाल लेंगे, जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया वो आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के दरमियान टाइम कितना है, तो बेटा ये वाला जो टाइम होगा वो इस टाइम को हाफ करने से आ जाएगा। अब जब आप अपने टेक्स्ट बुक में वो टाइम पढ़ेंगे कि यहां पर उसने 1/2 लिखा हुआ है और यहां पर उसने 1/4 लिखा हुआ है, तो आपको बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप ये वाला टाइम निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालें, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स पता लग जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी, या सिंपल वर्ड्स में आपको नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड पता लग गई। ठीक है जी, 2 क्लियर। लेट्स से अगर मैं 1/2 करूं तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद उसको भी हाफ करें तो ये वाला टाइम आ जाएगा। तो ये अगर 1/2 है तो ये देखेंगे टोटल टाइम 1/2 हो गया, इसका हाफ करें क्या आएगा? 1/4। ठीक है जी, इसे अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक से लाजमी पढ़िए ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बीट्स के टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज को देखेंगे और उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने लेक्चर में सीखी है। तो आइए देखते हैं जी। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड विल बी हियर्ड फ्रॉम विच पेयर ऑफ ट्यूनिंग फॉक्स? अल्फा 200 and 202 हर्ट्ज, बीटा 256 and 260 हर्ट्ज, चार्ली 763 and 774 हर्ट्ज, डेल्टा 534 and 540 हर्ट्ज। तो बेसिकली बेटा उसने हमसे क्या पूछा है? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। इसका मतलब है उसने बीट फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के। तो हमने सिंपली ऑप्शंस को देख के ये बताना है कि बीट फ्रीक्वेंसी इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। तो आइए देखते हैं बेटा। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसके लिए जो बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है जिसे हम डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज 202 एंड 200, ये बनेगी बेटा, सब्ट्रैक्ट करें 2 हर्ट्ज। सिमिलरली अगर आप बीटा ऑप्शन को देखें तो 260 माइनस 256, तो बीटा ऑप्शन के लिए जो बीट फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड है वो 4 हर्ट्ज आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद चार्ली ऑप्शन के लिए देखिए, 774 में से अगर आप 763 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा आंसर आ जाएगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू 11 हर्ट्ज। अब आप में से बहुत ज्यादा बच्चे होंगे जो इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, लेकिन आप गौर कीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड 10 से ज्यादा हो जाए तो बेटा उनको सेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन टिक नहीं करेंगे कि जिसमें बीट फ्रीक्वेंसी 11 हर्ट्ज आ रही है। अच्छा जी, डेल्टा ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 540 माइनस 534, तो अब जो डेल्टा एफ यानी बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 6 हर्ट्ज। तो ये तो हमें सेंस ही नहीं होगी। ठीक है जी, मतलब हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लेकिन बाकी तमाम जो ऑप्शंस हैं उनकी जो डिफरेंसेस है उनमें से सबसे ज्यादा डिफरेंस है 6 हर्ट्ज। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज डेल्टा 534 एंड 540 हर्ट्ज। आइए अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, Two tuning forks of frequencies 256 and 258 hertz are sounded together. The time interval between consecutive maxima
हियर्ड बाय ऑब्जर्वर विल बी। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो टाइम है दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के दरमियान, इसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 ओवर डेल्टा एफ होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 1 ओवर, देखें जी 258 माइनस 256, तो इट विल बी 1/2, यानी इसका बेटा मतलब 0.5। अब ये देखें, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी के यूनिट का रेसिप्रोकल लें तो वो सेकंड आ जाएगा आंसर। तो इसलिए SEC या सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज बीटा 0.5 सेकंड। आइए अब नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। ये बड़ा एक जबरदस्त और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आप एक काम कीजिए, इस एमसीक्यू के सॉल्यूशन को देखने से पहले बेटा 1 मिनट लें और अपने तौर पे इसका सॉल्यूशन जरा सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन है, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.02 मीटर आर मूविंग विद सेम स्पीड superposed to produce 2 beats per second. The speed of each wave will be alpha 200 meter per second, beta 202 meter per second, charlie 400 meter per second and delta 404 meter per second. अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करने के लिए सबसे पहले तो आप ये गौर कीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है। देखें जी, मुझे गिवन है बीट फ्रीक्वेंसी यानी डेल्टा एफ की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितनी है 2, ओके। और क्या गिवन है, मुझे दोनों वेव्स की वेवलेंथ गिवन है 2 मीटर और 2.02 मीटर। तो आइए जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पास है मैं उसके मुताबिक काम करता हूं। तो मैं लिखूंगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2, ठीक है बेटा। अब ये डेल्टा एफ कितना है हमारे पास, देखिए जरा, ये है जी 2। अब मेरे पास तो वेवलेंथ है, तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की टर्म में नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। एफ किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा से एफ आ जाएगा v ओवर लेमडा। देखिए जरा, स्पीड क्या है सेम, इसलिए मैं यहां पे v ओवर लेमडा 1 लिखूंगा। मैं v1 नहीं लिख सकता, माइनस v2 ओवर लेमडा 2 नहीं लिख सकता। देखिए v1 की जगह भी v यूज किया, v2 की जगह भी v यूज किया, क्योंकि स्पीड क्या थी सेम। अब स्पीड जो है बेटा उसे कॉमन निकालें, इट विल बी v इंटू 1 ओवर लेमडा 1 माइनस 1 ओवर लेमडा 2, ठीक है। 2 एज इट इज, v एज इट इज, यहां पे आ जाएगा 1 ओवर, देखें जी क्या आएगा 2 माइनस 1 ओवर 2.02। अब एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू v इंटू 2.02। बेटा जब आप इसे डिवाइड करके लिखेंगे आ जाएगा 1.01 माइनस 1। अब फर्दर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखिए जरा, 2 इज इक्वल टू v इंटू 1.01 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0.01 डिवाइडेड बाय 2.02 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैलकुलेशन करनी नहीं आती। बेटा ये जो डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आ गई है, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, v ये आ जाएगा 1 ओवर 100 डिवाइडेड बाय 202 बाय 100। तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये 202 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 202 इज इक्वल टू v। तो बेटा जो हमारी गिवन या रिक्वायर्ड स्पीड होगी वो होगी 404 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन ऑप्शंस में से बेटा जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज डेल्टा 404 मीटर पर सेकेंड।